गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर पहुंचे हैं, चैप्टर नंबर 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लास है हमारी 5th। बिकॉज अब इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर अभी तक किया नहीं है, बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने वो स्किप करवा दिया है। सो आप अपने बेस पे अगर करना चाहते हैं तो दी बेस्ट, अदरवाइज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो चैप्टर है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोलूँ तो यही है। एक हमारा सेकंड चैप्टर था, ठीक है। तो अब हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले। इस चैप्टर के अंदर जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फीचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर कहते हैं कि पर्पस एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंट्रोल एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो क्वेश्चन है ये आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास ये होने चाहिए थोड़ा सा, और पर्पस हमें इसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्जामिनर को एक अच्छा इम्पैक्ट लगेगा, एक अच्छा एक इम्प्रेशन सा लगता है, जिससे क्या है नंबर अच्छे आ सकते हैं। और दूसरा आ सकता है इन द 4 केस नंबर के अंदर, दैट इज़ अ अल्ट्रेशन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए कंपनी लॉ के अंदर मैंने जितना भी टॉपिक करवाया अभी तक, मैंने अभी 5th चैप्टर करवाया, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। उसमें क्या है मैंने इस तरह से करवाया कि आपको क्या है आप एग्ज़ाम के अंदर ईजिली लिख सकते हैं। इसी कारण से मैंने क्या है आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिससे क्या है आप उसमें आप मेरी ये जो PDF बनाई हुई है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगा, उसका चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती हूँ हर बार, इस बार भी यही रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। जैसे कि आपको BCom क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या मेन जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए होते हैं, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मन में रिमाइंड कीजिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है, 10th की DMC, +2 की DMC, ठीक है। एंड आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो चाहिए होता है, ठीक है। आपका जो क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। ये क्या है मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अंदर आपकी डिक्लेरेशन मिलती है, और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसके अंदर आपको क्या है आपकी कॉलेज के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने किस स्ट्रीम में एग्जाम एडमिशन लिया है, किस अगर आपने क्या है मान लो कि BCom में है, ठीक है, मैं BCom का ही एग्जाम्पल लूँगी। BCom में आपने क्या है ऑनर्स लिया है या सिंपल लिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका एड्रेस क्या है, ये सभी एक एप्लीकेशन के अंदर आपके अंदर होता है। और उसके अंदर नीचे डिक्लेरेशन लिखते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मेरी नॉलेज के हिसाब से आपने ठीक भरी है, और उसके नीचे आपका क्या है साइन होता है, राइट। कुछ भी जो भी आपका नाम है। देन तो अगर उसमें कोई भी दिक्कत मिलती है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं ना। तो यही केस कंपनी के अंदर भी होता है। कंपनी स्टार्टअप करने से पहले आपको क्या है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की सारी डिटेल्स होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कैसे क्या कुछ होता है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक चार्टर है, एक जैसे कि एक निक नेम बोल देते हैं ना, कि जैसे हम फोटो स्टेट के 2 नाम है, जीरोक्स भी बोलते हैं, फोटो स्टेट भी बोलते हैं। इसी तरह से मेमोरेंडम एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, चार्टर बोलते हैं। इज द कंपनी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। ये क्या है कंपनी का क्या है एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, जो एक मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं इससे पहले जितनी भी वीडियो बना रही हूँ ना उसके अंदर क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन काफ़ी बार आया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। यही आ गया ना ये फर्स्ट पॉइंट कि ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है विच डिफाइन, ये क्या बताता है, विच डिफाइन द प्रिंसिपल कंडीशन ऑन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ये कहते हैं ये डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल कंडीशन क्या है जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर लेके आती है उसके बारे में आपको क्या है पूरी डिटेल बताती है, उसकी प्रिंसिपल कंडीशन क्या फॉलो करने हैं उस कंपनी को, ये डॉक्यूमेंट ये बताते हैं। और इसका नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का बनाने का, कि वो बताता रहता है कि आपके राइट्स क्या हैं, कि मीन्स कि आपको किस लिमिट में रहकर आपको काम क्या करना है,
और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कंपनी बना रहे हो, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने मेमोरेंडम बनाई, वो ऑब्जेक्टिव बार बार लर्न करवाने के लिए, बार बार माइंड में रिमाइंड करवाने के लिए कंपनी के लिए कि वो आपके राइट्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेमोरेंडम बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज़ आल्सो द बाउंड्री वॉल विद इन विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी मस्ट बी कॉन्फाइड। ये कहते हैं ये एक तरह से एक बाउंड्री वॉल भी है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको ये बोला गया है कि आपको, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि दिल्ली के अंदर क्या है, आप दिल्ली के अगर पर्सन हैं, दिल्ली के रेजिडेंट पर्सन या फिर सिटीजनशिप है, जाएगा कि आप दिल्ली के अंदर आप क्या अपना सामान बेच सकते हैं, आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी होता है, एक आपको बाउंड्री दे दी जाती है कि आपकी एरिया ये है, आप इस एरिया के अंदर अंदर रहकर, इस बाउंड्री से के अंदर अंदर रहकर क्या है काम कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है। तो ये क्या है, बाउंड्री वॉल डिफाइन करती है विद इन विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी कॉन्फाइड, जिसके अंदर कंपनी की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है जी। द मेन पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम, जो मेन पर्पज क्या रहता है मेमोरेंडम का, कि इन्फॉर्म करना, किसको इन्फॉर्म करते हैं कि मेमोरेंडम किस लिए किसको इन्फॉर्म करना है, ये बता रहे हैं। ये कहते हैं कि मेमोरेंडम किसको इन्फॉर्म करेगा, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, या अदर डीलिंग पर्सन, मीन्स कि कोई और बाहर वाला जो पर्सन है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, अबाउट स्पेयर ऑफ द कंपनी बिजनेस के स्पेयर के कितना है, मीन्स कि बिजनेस का एरिया कितना है, कितने एरिया में वो काम करती है, कहाँ कहाँ वो सप्लाई करती है, कितने मटेरियल को प्रोड्यूस करती है, कितना उनके रेंज है, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन स्पेयर के अंदर आप डिफाइन कर देते हैं कि आपके शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और अदर डीलिंग पर्सनस को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि डेफिनेशन। अब जो मैंने आपको समझाया है ना, इंट्रोडक्शन समझाया है, वही आपकी क्या रहने वाली है, डेफिनेशन रहने वाली है। इसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन के अकॉर्डिंग मैंने लिखी हुई है, बहुत इजी डेफिनेशन है। कहते हैं कि द पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इज अनेबल द शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी इज नो द परमिटेड रेंज ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये कहते हैं कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है, चाहे वो कौन पर्सन हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे कोई भी अदर पर्सन है, उसे कंपनी के परमिटेड रेंज के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स कि वो किस रेंज तक वो क्या है, कंपनी फैली हुई है, मीन्स कि वो इंडिया के अंदर है, या इंडिया के किसी स्टेट के अंदर है, या इंडिया से बाहर भी है, मीन्स कि पूरा एरिया, पूरे सराउंडिंग, पूरे मतलब कि लिमिट देखी जाती है कि वो कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल की है या सिंपल है, वो पूरी किससे कैसे डिफाइन होती है, मेमोरेंडम के थ्रू पता लगता है किसी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या फिर ऐसा पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिखा हुआ था कि इम्पोर्टेंस फीचर्स जो है आपकी, यहाँ पे देखिए फीचर्स क्या है। सबसे पहले फीचर्स क्या है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई है वही फीचर है। देखिए क्या लिखी हुई है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर ऑफ द विच द कंपनी इज बेस्ड ऑन इट्स मैंडेटरी फॉर अ कंपनी के लिए, हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनवाना। एज एक बेसिक चार्टर की तरह काम करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बोलते हैं जब हम बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, तो इसी तरह से बेसिक चार्टर है, बेसिक डॉक्यूमेंट है ये। या सेकंड कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी बिकॉज इट्स डिफाइन इट्स लिमिटेशन एंड द स्पेयर ऑफ एक्टिविटी। ये कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक तरह से संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान है कंपनी का, कि वो डिफाइन करती है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके स्पेयर्स क्या है, मतलब कि कितनी एक्टिविटी के अंदर, कितने एरिया के अंदर वो काम कर सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कहते हैं कि द मेमोरेंडम कैन नॉट बी अल्टर बाय द कंपनी। ये कहते हैं कि अगर आपने मेमोरेंडम एक बार बनवा लिया तो आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ईजिली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करवाना है तो बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे रेजुलेशंस को पास करना पड़ेगा। हमारा लास्ट पॉइंट यही है कि अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटी एंड ऑल एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायलेंस। ये कहते हैं कि ये क्या है, आपके लिमिट, आपकी बाउंड्री को बताता है कि आप कितनी एक्टिविटी, कितनी बाउंड्री के अंदर आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने आपकी बाउंड्री से बिल्कुल बाहर होकर काम किया, बियॉन्ड द स्कोप और द डीम्ड टू बी, अगर बाहर होकर आपने काम किया तो वो क्या माना जाएगा, आपके प्रोविजंस के विरुद्ध माना जाएगा, आपके ऊपर क्या है
लीगल एक्शन लिया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये बहुत एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होता है, जो पब्लिक जनरल पब्लिक भी होती है, वो इस मेमोरेंडम को, अगर किसी के हाथ में अगर मेमोरेंडम लग गया ना, दैट मीन्स उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता लग गया। तो कहते हैं कि एंड इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील द कंपनी, जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो इस चीज़ को ओपन भी कर सकता है। दैट मीन्स अगर किसी के पास मेमोरेंडम है, दैट मीन्स कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो कंपनी की किसी भी बात से वाकिफ़, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई कुछ उसमें बात ना लिखी हो, क्योंकि मेमोरेंडम और प्रोस्पेक्टस एक ऐसे डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के बारे में फुल डिटेल पूरी डिस्क्लोज लिखा होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट डिफाइन द कंपनीज रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल एंड इट्स एक्टिविटी इन रिलेशन टू द देम। ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, ये कहते हैं कि इसके अंदर कंपनी के रिलेशन के बारे में बताते हैं कि क्या कंपनी की आउटसाइड इंडिविजुअल के साथ भी कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। क्लियर। तो फीचर्स के अंदर मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके बेसिक चार्टर है, लिमिटेशन बताता है, कंट्रोल है, प्रोविजंस बताए गए हैं और बाउंड्री सेटअप की गई है, इंस्पेक्शन भी हो सकती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है और रिलेशनशिप बताते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑफ एसोसिएशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट्स रहने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। ये क्या है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो स्टार्टिंग में ही हर कंपनी को चाहिए होते हैं। ठीक है भाई। कहते हैं कि विदाउट द चार्टर, दैट मीन्स विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नो वन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कोई भी कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड नहीं कर सकती। दैट मीन्स कोई भी कंपनी अपने आप का नाम जो है रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर नहीं लिखवा सकती। इधर द पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो कंपनी क्या है, पब्लिक है या वो कंपनी प्राइवेट है, मैटर ये नहीं करता कौन सी कंपनी है, बट क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। इसके बिना कोई भी कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती। क्लियर। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि इट इज़ अ अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसे तरह का डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से अल्टर नहीं होता है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी चेंजेस आप इजिली नहीं कर पाते हो। ठीक है। टिल 1890 इन इंग्लैंड मेथड ऑफ अल्ट्रेशन डिफाइन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये कहते हैं कि 1890 के दौरान की तब से बोला गया है, अगर आपको अल्ट्रेशन करनी है तो प्रोविज़न आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न अप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन फिर आपको क्या है रजिस्टर ऑफिस के अंदर क्या है इसकी कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर क्या है आपका कहीं जाके अल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होने वाली है। ठीक है। तो इसलिए अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट बोला गया है, जिसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ अ कंपनीज ऑपरेशन। ये कहते हैं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपकी कंपनी की ऑपरेशन एक्टिविटीज़ क्या है। ऑपरेशन एक्टिविटीज़ मीन्स की जो आपकी गतिविधियाँ हैं वो एक्चुअल में है कौन सी। ये डिफाइन करता है एक्टिविटीज़ और आउट ऑफ बाउंड्रीज भी बताते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बाउंड्री के अंदर रहकर काम किया है, अगर किसी कंपनी ने अपनी बाउंड्री के अंदर रह के काम किया, मान लो कि इसके अंदर अंदर किया है, तो इसके अंदर किए जाने वाले काम वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। राइट। अगर किसी भी कंपनी ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश करी या फिर क्या है ज़्यादा दिमाग लगा के प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की और उसे बाउंड्री क्रॉस कर दी है, तो देन जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे ना इस बाउंड्री के बाहर, उन सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एज पर द कंपनी एक्ट। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये डिफाइन करता है एक्टिविटी। अगर कोई कंपनी विद इन अ बाउंड्री कोई काम करती है तो उसके काम को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई कंपनी बाउंड्री को क्रॉस करती है, आउटसाइड बाउंड्री के क्या है काम करती है, तो उसके प्रोजेक्ट को क्या कर लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी चौथा पॉइंट क्या कहते हैं कि फॉर्म द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी और द आउटसाइडर। ये बहुत ही अच्छा ही पॉइंट है। ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना,
ये एक तरह से एक मिडल मैन या फिर एक हेल्पर का काम करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या है, आपके जो रिलेशनशिप है पब्लिक के साथ, क्रेडिटर के साथ, बैंकर इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर अदर एजेंसी के साथ, उनके साथ क्या है अच्छे संबंध बना देता है, क्योंकि ये एज ए वर्क करता है इंडिकेटर की तरह, क्योंकि वो बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोविजंस यूज़ करने हैं, क्या रूल रेगुलेशन है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल या फिर आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी जब गाड़ी के अंदर चलती हूँ तो उसमें क्या है कि मेरे को अगर लेफ्ट साइड जाना है तो मुझे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ओपन करना पड़ता है, अगर मुझे राइट साइड जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर ओपन करना पड़ता है। तो मुझे गाइडलाइंस देने के लिए क्या है कि उसके अंदर पूरा सिस्टम बनाया गया है कि आपको इनको यूज़ करके आप अच्छी तरह से प्रॉपर कर सकते हो। अगर मैं गाइड उसका इंडिकेटर का यूज़ नहीं करूँगी, बाय द डिफ़ॉल्ट मुझे राइट साइड मुड़ना था, तो राइट साइड मुड़ने के बजाय पीछे से एक गाड़ी आके मुझे अगर मेरी गाड़ी को ठोकती है तो क्या है, मुझे नुकसान होगा, मेरी बाउंड्री के पार ही हुआ, क्योंकि मैंने उसका यूज़ नहीं किया। तो इसी तरह से मेमोरेंडम हमें एक इंडिकेटर गाइडलाइंस की तरह काम हेल्प प्रोवाइड करता है कंपनी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। क्लियर? आई होप आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, लाइक डाटा, ऑब्जेक्टिव, क्या क्या एक्टिविटी करने वाली है, कितनी कैपेसिटी है उसकी करने की, कहाँ तक वो फैली हुई है, मतलब उसका स्पेयर ऑफ एरिया कितना है, अगर वो सभी कुछ लिखी हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेमोरेंडम क्या है, इट कंटेन क्लास दैट गिव द इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। ये कहते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स की ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर क्या है आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले कि कंपनी की लिमिट कितनी है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट बताऊँ तो यहाँ पे लाइबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी कितनी लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी है या प्रॉफिट के साथ सर्विस भी अच्छी देने वाली है, क्या ओनली सर्विस के लिए की गई है, एनजीओ है, मतलब डिपेंड करता है यूजर ऑब्जेक्टिव, ये ऑलरेडी लिखा होते हैं। जो शेयर कैपिटल है कैसे बायफैगेट की गई है, कितने प्रेफरेंस शेयर है, कितने इक्विटी शेयर्स है, ये ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है, और ये भी लिखा जाता है कि मेमोरेंडम में कितने कितने शेयर्स, कितने कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि स्पेयर एक्टिविटी, कितने आप स्पेयर के मतलब कितने एरिया के अंदर आप क्या है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले हो, नाम क्या है आपका कंपनी का, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है आपकी कंपनी का, या फिर आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है वो क्या है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर? दैट मीन्स तभी बोला गया अगर किसी के हाथ में मेमोरेंडम लग जाता है, दैट मीन्स उसके पास कंपनी की एक की लग जाती है, एक प्रॉफिटेबल की लग जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, दिस इज अ कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कंटेंट क्या रहता है, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, सबसे पहले इसका है नेम क्लास, मीन्स की कंपनी का नाम कैसे रखा जाएगा, वो मेमोरेंडम के अंदर कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि द क्लास कंटेन द नेम बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। ये एक इस तरह का क्लास है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, मतलब कि ये इसके अंदर लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है कंपनी का, जिस नाम से क्या है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है, मीन्स कि जिस नाम से आपकी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर में लिखी जाती है। जैसे कि आपका नाम कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर रजिस्टर में लिखे जाते हैं, इसी तरह से कंपनी के भी रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं जहाँ पर कंपनी का नाम लिखा जाता है। कहते हैं कि नॉट ओनली द आइडेंटिफिकेशन द कंपनी बट आल्सो द रिप्रेजेंट द स्टेटस। ये कहते हैं कि केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता नाम, वो क्या होता है कि एक स्टेटस रिप्रेजेंट करती है कि बिना देखे आपकी इमेज बन जाए किसी एम्प्लॉय के या फिर किसी पर्सन के दिमाग के अंदर। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एडिडास कंपनी का है, अगर मैंने एडिडास कंपनी बोली है, एडिडास कंपनी के जो शूज़ हैं ऐसे दिखते हैं, तो आपके माइंड में ऑलरेडी पिक्चर बन जाती है। तो ये क्या एक स्टेटस रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अब फिलहाल जॉर्डन के बहुत अच्छे शूज़ चले हुए हैं, तो क्या है एक जॉर्डन में ऐसे एक पर्सन होता है, वो ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा होता है, राइट, वो क्या है एक सिंबल क्या है आपको रिप्रेजेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो क्या एक स्टेटस भी रिप्रेजेंट करता है कि वो कंपनी कैसी है, किस तरह से उनके
गुडविल है। सबसे पहले इसके अंदर जो 4 पॉइंट है कि कैसे एक कंपनी का नाम रखा जाता है, वो चारों पांचों पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे कि एक एज ए पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग आपको क्या फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कि आपके जो कंपनी का नाम है वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो कैसा नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी नाम के प्रति पाबंदी लगा रखी है और अगर आप उसका नाम रखना चाहते हैं तो आप वो नाम नहीं रख सकते। दैट मीन्स ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनडिजायरेबल हो, मीन्स कि वो सेटिस्फाई नहीं है कि ऐसा कोई नाम आपकी कंपनी का होना चाहिए, ऐसा कोई नाम हमारे देश के अंदर होना चाहिए। तो अंडर सेक्शन 4 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये बताया गया है। कहते हैं कि इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम एंड द नेम प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर यूज। ये कहते हैं कि ऐसे नाम भी नहीं रखने हैं जो कि प्रतिबंध लगाए गए हैं, और किसके कारण, क्योंकि वो किसी के लिए प्रतीक का काम है, किसी के लिए प्रतीक का क्या है, सिंबल है। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज़ में आप उसको, प्रॉपर यूज़ में आप उसको नहीं ला सकते। ये कहते हैं कि पिक्चर, मोटो, सिम, हर एक चीज़, हर एक पर्सन का, जैसे कि अभी मेरे पास क्या है, कंपनी लॉ की बुक है मेरे पास फिलहाल, इसके अंदर क्या लोगो लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरह से पर्सन छपा हुआ है, यहाँ पे टूल लगे हुए हैं, यहाँ पे लॉ के जो स्टिक्स के जो तराजू होते हैं वो लगे हुए हैं। आप इनको क्या है, एक अच्छा मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये कंपनी के लॉ के बारे में, जैसे कि जिस तरह की कंपनी होती है उस तरह का ही लोगो, मोटो या फिर आइडेंटिफिकेशन सिंबल आपके लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप कैसे तरह के नाम को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे जैसे कि क्वीन, रॉयल, स्टेट, किंग, इनके नाम पर आप अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते। ये एक तरह से प्रतिबंध लगाया, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा के जो कंपनियां होती थी वो अपने नाम से या अपने राजा महाराजा के नाम से ही क्या है, कंपनियों के नाम रखे जाते थे। तो ये कहते हैं कि नो कंपनी शेल एसोसिएटेड द नेम ऑफ द नेशनल लीडर और द वर्ड कॉर्पोरेटिव विद द नेम। ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ नेशनल लीडर के नाम को नहीं जोड़ सकती, लाइक क्वीन, रॉयल, स्टेट, किंग। ठीक है, कोई डिफरेंट रख सकती है, सिमिलर नहीं रख सकती, क्योंकि पर्सन्स के क्या है, माइंड के अंदर कन्फ्यूजन जनरेट हो जाती है। तो मैंने जब यहाँ पे बताया था कि जैसे भी नाम भी नहीं रखने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल का एक एग्जांपल दूँ, मान लो कि एक पर्सन है कि श्याम जो व्यक्ति है वो अपनी कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुका है जिसका नाम है श्याम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, श्याम लिमिटेड कंपनी है, बट उसी के साथ एक और व्यक्ति आ जाता है श्याम नाम का, वो भी ये कहता है कि मैं भी श्याम नाम से कंपनी ओपन करूँगा। तो क्या एक सिमिलर कंपनी हो जाएगी, जिसके कारण क्या कस्टमर के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, और कस्टमर के माइंड में जब तक कन्फ्यूज़न रहेगी वो उस शॉप पे विजिट नहीं करेगा, मीन्स कि जब तक उस शॉप पर आएगा नहीं। तो ये कहते कि नहीं चलो मैं न्यू श्याम लिमिटेड कंपनी रख देता हूँ, उसके आगे न्यू लगा देते हैं, तब भी क्या है गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करेगी। तो ये होता है अनडिजायरेबल ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं द यूज़ ऑफ द वर्ड। ये कहते हैं कि हर कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो दोनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर क्या है वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं बात की जाए कंपनी के टाइप्स के बारे में, प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। जब मैंने इसका डिफरेंस करवाया था तो उसके अंदर ये डिफरेंस आया था कि प्राइवेट कंपनी वाले मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा कि उस कंपनी के नाम पर क्या लगाना पड़ेगा, पीछे अपने वर्ड नाम, कंपनी के नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। और पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक के पीछे क्या लगने वाला है, लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। कुछ एक स्पेसिफाइड कंपनी है जिसे अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना होता। मीन्स की एग्जम्पशंस की बात की जाए, लाइसेंस ड्रॉप का मतलब होता है कि उन्हें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाती है कि आपको लगाना ही है। अदरवाइज इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं सबके पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड समथिंग कुछ ना कुछ लगा होता है कि जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि है ये किस नेचर की कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसी कंपनी भी हैं जो जिसको क्या है किसी भी तरह के लिमिटेड वर्ड का लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब पहली बात तो ये लाइसेंस क्या होते हैं, जैसे कि एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए या फिर साइंटिफिक रिसर्च की बात की जाए, जो भी मेडिसिन आती हैं उनके लिए प्रॉपर आपके पास लाइसेंस होते हैं। जो मेडिकल स्टोर के ऊपर जो पर्सन अपनी दुकान ओपन करते हैं उनके पास भी लाइसेंस होते हैं।
वो लाइसेंस ग्रांट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि डेवलपिंग, और ठीक है इतना समझ में आ गया कि लाइसेंस कौन ग्रांट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लाइसेंस कौन किस किस को ज़्यादा ज़रूरत होती है? डेवलपिंग ट्रेड वाले पर्सनस को, साइंस वाले पर्सनस को जो रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले पर्सन को, आर्ट वाले कल्चर को, पब्लिक डोनेशन वाले पर्सन को, इन सभी को लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बट अगर वो क्या है किसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें के लिए जो वर्ड जो यूज़ करना होता है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब कि आपको छूट मिल जाती है कि आप लगा या ना लगाओ, कोई इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसका 5th पॉइंट क्या है कि प्रेजेंटेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं कि कंपनी का नाम प्रेजेंट करना है, मीन्स कि आपको लोगों को दिखाना है, बताना है। वो कैसे करना है? नॉर्मल सी बात है, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपकी जो हिंदी भाषा है वो आपकी मातृभाषा है। ठीक है, बहुत ही राष्ट्रीय भाषा भी कहेंगे हम इसको, क्योंकि इस ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर क्या है सभी पर्सन क्या है इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश तो होनी चाहिए, साथ में क्या है रीजनल लैंग्वेज। मान लो कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो मराठी, राइट। अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं तो तेलुगी भाषा। ठीक है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हिंदी हरियाणवी, पंजाब से बिलोंग करते तो पंजाबी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वो मुझे नहीं पता क्या लोग यूज करते हैं। मतलब कि हर एक पर्सन का रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी की कॉमन सील, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी के अंदर कॉमन सील, बिजनेस लेटर मीन्स कि आप जो बिजनेस के बारे में जो लेटर होता है कि बिजनेस कहाँ है, कंपनी कहाँ, कितने मेंबर है, क्या कुछ है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी के अंदर एक तो इंग्लिश की लैंग्वेज होनी चाहिए और एक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कैसे एक कंपनी का नाम रखते हैं। सिचुएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लासेस मीन्स ये कहते हैं कि कैसे एक कंपनी का रजिस्ट्रार्ड ऑफिस को सेटअप किया जाएगा। दैट मीन्स कैसे कंपनी का एड्रेस सेलेक्ट किया जाएगा कि कहाँ उसका हेड ऑफिस है, कहाँ उसका क्वार्टर है, कहाँ उसकी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। ये कहते हैं कि दिस क्लास डिस्क्राइब द एड्रेस सिटी स्टेट। ये कहते हैं कि इस क्लास के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हमें आपको बताना है कि कैसे आप एक कंपनी की एड्रेस सिटी और स्टेट के बारे में बता सकते हैं। ये कहते हैं कि इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। ये कहते हैं कि आपकी कंपनी कहाँ लोकेट करती है वो आपको बताते हैं। दिस इंफॉर्मेशन डिटरमाइन नेशनलिटी लोकल लॉ। ये कहते हैं कि ये जो क्लास है ये बताते हैं कि आपकी नेशनलिटी है क्या। दैट मीन्स आपकी राष्ट्रीयता क्या है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन हमारी राष्ट्रीयता होगी। आपका लोकल लॉ क्या मीन्स कि आपके ऊपर कौन सा जो प्रोविजंस है, रूल रेगुलेशन है, फॉलो होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ। महाराष्ट्र के हैं, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, और चारों का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग रूल रेगुलेशन है, इसके अंदर अलग रूल रेगुलेशन है, इसके अंदर अलग रूल रेगुलेशन है, और इसके अंदर भी अलग है। तो क्या है, इसलिए कहते हैं कि नेशनलिटी तो चलो अच्छा बात है, ये तीनों की नेशनलिटी, चारों की नेशनलिटी इंडिया होगी। बट अगर स्टेट की बात की जाए, सिटी की बात की जाए, एड्रेस की बात की जाए, तीनों में चारों में अलग अलग होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CI नंबर बोलते हैं, विद टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस। ये सभी चीज़ें आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखनी होगी कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी एड्रेस कहाँ है, आपका CI नंबर क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, टैक्स क्या नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वेबसाइट एड्रेस क्या है, ये सभी आपको क्या है उसके अंदर शो करने होंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि इसके बाद की इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। इन केस नॉट गिवन इन द मेमोरेंडम द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज। ये कहते हैं कि अगर आपने इनमें से अगर कोई मान लो कि आपकी ईमेल रहती है देनी, अगर आपने ईमेल नहीं दी, बाकी सभी चीज़ दे दी है, तो इस ईमेल को देने का आपके पास टाइम कितना है, 30 डेज है। उसको आपको इन्फॉर्मेशन को आपको सेंड करनी होगी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है
इज अ प्लेस वेयर ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट एंड द बुक ऑफ अकाउंट कंपनी आर कीप्ड। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट और बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, रखी जाती है, संभाल कर रखी जाती है, इन्वेस्टिगेट की जाती है। उस एरिया को क्या, उस जगह को क्या कहा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाएगा। क्लियर, सेकंड क्लास भी क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्या क्या हमारी रजिस्टर्ड एड्रेस के अंदर हमारा आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है कि इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि आपकी कंपनी का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है क्या। ये कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी ऑफ मेमोरेंडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज इट्स डिफाइन द ऑब्जेक्टिव और द एम फॉर विच द कंपनी इज टू बी सेटअप। ये कहते हैं कि इस क्लास से हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी किस मोटिव से सेटअप की गई है, क्या कारण है कंपनी का सेटअप करने का, ठीक है। प्रोटेक्ट द, ये साथ में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द पब्लिक एट द लार्ज हु डील विद द कंपनी टू नो द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि साथ में ऑब्जेक्ट क्लास ये भी बताती है कि कैसे एक पर्सन का, एक जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो कि कुछ एक रूल बनाए हुए हैं कि एक सिंपल जनरल पब्लिक मान लो कि इस कंपनी के अंदर मेंबर बनना चाहते हैं। रूल ये है कि उसे 5 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल है कि उसे कंपनी का मेंबर बनने के लिए लानी पड़ेगी। बट कंपनी क्या कर रही है, अपने खुद के रूल बना रही है कि 5 लाख नहीं 10 लाख की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि वो मेंबर, उसे ज़रूरत है कि कंपनी के अंदर वो मेंबर बनने के लिए पूरी इसकी इच्छा है, तो 10 लाख रुपए अरेंज कर लेता है और वो दे भी देता है। बट हमारे जो मेन रजिस्ट्रार ऑफिस को ये पता लग जाता है कि ये कंपनी इस तरह से वर्कर्स का, मेंबर्स का शोषण कर रही है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन उठाया जाएगा। तो इंटरेस्ट इस तरह से बचाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंपनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द रेल पावर वैगन्स, ठीक है। ये कहते हैं कि जो कंपनी का मेन पर्पस क्या है कि वो, आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये कहते हैं कि जो कंपनी जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सेल करने का क्या है, काम है कंपनी का, बस जस्ट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का, ठीक है। उससे आगे कोई और काम नहीं है उसका। ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट बी कंट्रैरी टू द कंपनी लॉ और प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, अगर उसका विरोध करते हैं, मीन्स कि उसके अपोजिट वो काम करने लग जाए, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग को छोड़ के कोई और काम करने लग जाते हैं, आगे और डीलिंग करने लग जाए, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको छोड़ के कोई और काम करने लग जाए, तो उसके ऊपर, आपके ऊपर क्या है, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइन भी पे करना पड़ता है, प्लस आपको इम्प्रिजनमेंट भी होती है, मीन्स आपको जेल भी होती है कम से कम 2 से 3 साल की, ठीक है। तो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हर कंपनी को अपना काम करना पड़ता है। क्लियर। अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्लास आ जाता है लायबिलिटी क्लास। मीन्स कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ये बताता है कि किस मेंबर की क्या लायबिलिटीज़ है। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो अनलिमिटेड, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। अंडर सेक्शन 8 एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 ये डिफाइन करता है मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, पूरी तरह से लिमिटेड है, ठीक है। मीन्स मैंने आपको जब यहाँ पे आई होप थर्ड चैप्टर था टाइप ऑफ अ कंपनी के अंदर, कि जब कंपनी की टाइप बताई थी कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या, हाँ लायबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ में बताया था कि कंपनी की लायबिलिटी 2 तरह से होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड के अंदर तो कोई भी तरह का बाइफर्केट पार्ट नहीं है, बट लिमिटेड के अंदर 2 तरह के पार्ट थे, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय ऑथराइज शेयर कैपिटल, राइट। वो आपने आई होप देख ली होगी, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ये कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द क्लास इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द हिम। ये कहते हैं कि जितने शेयर उसने हेल्ड किए हैं, जितने शेयर उसने एक्वायर किए हुए हैं, उतने शेयर तक ही क्या उसकी लायबिलिटी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि उसने कंपनी के 10,000 शेयर्स को क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, एक्वायर कर रखा है, ठीक है। और कंपनी के शेयर उसने क्या किए, एक्वायर किए हैं
ठीक है। आफ्टर सम टाइम 2021 के अंदर ही बात कीजिए, दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी को इन पैसों की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। तो मान लो कि उसने 10,000 में से 5,000 ऑलरेडी दे चुका है वो कंपनी को, ठीक है। ये सॉरी कंपनी है, कंपनी को वो 5,000 दे चुका है, 10 में से 5 दे चुका है, तो कितने रहते हैं, 5,000। दैट मीन्स वो शेयर होल्डर अब केवल 5,000 के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज़्यादा वो एक भी पैसा अपनी पॉकेट से नहीं देगा, क्योंकि जितने की वो उसने कि शेयर्स उसने एक्वायर कर रखे थे वो उतने शेयर के लिए लाइबल होगा, जिसमें से क्या है 10,000 रुपये थे, ठीक है। 5,000 ऑलरेडी वो मान लो कि 6,000 कर लेते, 6,000 उसने ऑलरेडी पे कर चुका है, अब वो केवल 4,000 रुपये के लिए लाइबल होगा, उससे ज़्यादा वो लाइबल नहीं होगा। ये बात करें, नो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज फॉर राइट ऑफ द कंपनी डेट, कंपनी के डेट को राइट ऑफ करने के लिए उसे खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी का वो यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है पॉइंट। नेक्स्ट कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कन्वर्ट कब हो जाती है। दैट मीन्स अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट कब होगी, मीन्स की तभी होगी ना जब आपने कोई प्रोविजंस को नहीं माना होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप अपने क्लास के एग्जांपल लीजिए, आपको आज एक पेज मिला है लिखने के लिए, ठीक है। अगर आपने काम नहीं किया एक पेज से, तो टीचर ने बोला था अगर आपने काम नहीं किया एक पेज पूरी अच्छी तरह से, तो आपको एक की बजाय आपको 10 पेज लिखने होंगे, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इस तरह से कंपनी के अंदर भी होता है, जो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी वो आपको अनलिमिटेड में कन्वर्ट कब होगी, इन 3 केसेस। फर्स्ट इज दैट मेंबर ऑफ ए कंपनी रिड्यूस, अगर आपकी कंपनी के मेंबर कम हो जाते हैं उस केस में, और कंपनी के मेंबर्स को भी पता है कि कंपनी के अंदर इतने मेंबर मिनिमम होने चाहिए। देखिए पब्लिक के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, और प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट के अंदर मेंबर कितने होने चाहिए, 2। तो इफ़ बिजनेस इज कंटिन्यू रन 6 मंथ, अगर बिजनेस 6 महीने तक लगातार कंटिन्यूस चल रहा है और मेंबर्स को भी पता है कि इतने मेंबर नहीं होने चाहिए, कम से कम 7 या फिर 2 डिफरेंट कंपनी के अंदर, फिर भी वो इस बात को जानते हुए उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो इस केस में जितनी भी लाइबिलिटी होगी बनती होगी वो सभी पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। ये मैटर नहीं करेगा अब कितनी लिमिटेड थी या फिर अनलिमिटेड थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये था कि लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लाइबिलिटी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, अगर किसी भी तरह से कोई ऐसे रूल रेगुलेशन है जो इन्होंने फॉलो नहीं किए, तो जो कि मेंशन थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन थे कि आपको जनरल मीटिंग साल में करनी चाहिए, ठीक है। और 15 महीने के अंदर अंदर आपको एक तो करनी पड़ती है जनरल मीटिंग, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि अल्टर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई पर्सन या फिर डायरेक्टर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि वो क्या है कंपनी की मेमोरेंडम में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी को, तो इस केस में भी आपकी लाइबिलिटी क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी लिमिटेड से अनलिमिटेड के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मेरे को एक कमेंट आया था कि मैम आपने लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी मुझे समझ नहीं आई है, सो उन्हीं बच्चों के लिए दोबारा से अपलोड कर रही हूँ जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक नया लेक्चर है, थोड़ा सा नया इम्प्रूवमेंट आती है हर, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट में, राइट। जैसे कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा, आई होप मेरा ये थर्ड टाइम इसको अपलोड कर रही हूँ, पहले ऑलरेडी मैं 2 बार इसको अपलोड कर चुकी हूँ, अब ये पूरा चैप्टर है अपलोड करना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है कंपनी लॉ के ऊपर भी और इनकम टैक्स के ऊपर भी, कि मुझे सिलेबस करवाना है अप टू दिसंबर तक, मेरा टारगेट यही है, आपका दिसंबर तक सिलेबस हो जाएगा। तो आप भी साथ साथ सारी वीडियो देखते रहिए कि आपके ऊपर भी प्रेशर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पॉइंट पे आते हैं कि कैपिटल क्लास मीन्स कि कंपनी के अंदर किस तरह से किस अमाउंट के अंदर कैपिटल को बायफर्गेट किया गया है। ये कहते हैं कैपिटल क्लास इज इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेज टू बी रजिस्टर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर इज टू बी डिवाइड। ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि कितनी उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होने वाली है। आपने +2 क्लास के अंदर देखा होगा कि आप वैसे आपके पास बुक हो तो अभी भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास अभी 3rd सेमेस्टर के अंदर भी है
कॉर्पोरेट अकाउंट, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो शेयर्स के हैं आपके पास ये लिखा होगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, शेयर इशू किए हैं 8 लाख, और इसके जो ईच शेयर इज टू बी ₹10, दैट मीन्स 80,000 शेयर हो गए हैं 10 रुपये के हिसाब से। ऐसा लिखा होता है ना, ऑथराइज, इशू एंड द शेयर्स की वैल्यू कितनी। तो इसी तरह से ये बताता है कि कैपिटल क्लास के अंदर कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, जिसके ऊपर रजिस्टर्ड वैल्यू जो है शेयर्स की वो डिवाइड कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है और कितने आपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है, ये सभी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट कहते हैं एसोसिएशन क्लासेस। एसोसिएशन क्लासेस के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। मान लो कि ये पूरा मेमोरेंडम है कि नाम क्या है, जगह क्या है, कितनी लायबिलिटी होने वाली है, क्या कुछ शेयर कैपिटल होने वाले हैं। उसके बाद एट द एंड में उस मेमोरेंडम के ऊपर कुछ एक स्पेसिफाइड पर्सन के सिग्नेचर किए जाते हैं। दैट मीन्स जो भी इन चीज़ों से क्या है सेटिस्फाई होगा, मीन्स एज ए मेंबर अपॉइंट होना चाहता है, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, या फिर कोई एज ए कुछ भी पोस्ट पे होना चाहता है, तो उसके लिए प्रमोटर के साइन होते हैं उस मेमोरेंडम के ऊपर कि हाँ डिक्लेरेशन की जाती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर पूरी, वो मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसी पोस्ट पे हूँ, मेरा एड्रेस यही है, मैंने इतने ही शेयर्स एक्वायर किए हैं, इतनी ही लायबिलिटी है, ये सभी के लिए एक साइन किए जाते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज द सब्सक्रिप्शन क्लासेस। सब्सक्रिप्शन क्लासेस मीन्स कि कितने सब्सक्राइब किए गए हैं। मान लो कि 80,000 शेयर्स है, 80,000 में से 40,000 किसी एक पर्सन ने टोटल कर लिए हैं, बाकी बाय फॉरगेट करके राम राम से मतलब आधे आधे करके सब में डिवाइड कर दिए, तो सबकी शेयर्स कैपिटल सब्सक्राइब्ड कर लिए हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्लासेस होता है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इन्होंने इतने शेयर्स को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, इनके ये शेयर्स हो चुके हैं, कंपनी इनके लिए लाइबल होगी इन फ्यूचर। तो पब्लिक के लिए कहते हैं कि कम से कम 7 मेंबर की जरूरत होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करवाने के लिए, और अगर बात की जाए प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर की जरूरत होती है उस मेमोरेंडम के ऊपर साइन करवाने के लिए। ये जो थे क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताना, आपके लिए फिर और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे अल्ट्रेशन रहते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अल्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, अल्ट्रेशन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स अगर कोई पर्सन चाहता है कि चेंजेस हो, नेम के अंदर हो, ऑब्जेक्ट के अंदर हो, एड्रेस के अंदर हो, या फिर कैपिटल लाइबिलिटीज़ के अंदर हो, कैपिटल क्लासेस के अंदर हो, या फिर हमारे एसोसिएशन के अंदर हो, किसी भी क्लास के अंदर 6-7 क्लास हमने पढ़े हैं अभी, इनके अंदर अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम नेम क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं कि अल्ट्रेशन इन अ नेम क्लासेस, हमें नेम क्लासेस के अंदर चेंजेस करने। सबसे पहली बात, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए कहते हैं कि रीज़न ऑफ द अल्टर, सबसे पहले आपको तो ये भी करना पड़ेगा कि आपको आपके अल्ट्रेशन का रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आप अल्ट्रेशन करना चाहते हो, क्यों आप चेंज करना चाहते हो। सबसे पहले कहते हैं कि प्रमोटिंग द बिजनेस, अल्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक होना चाहिए, कुछ एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं कि पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, दैट मीन्स अपने बिजनेस के अंदर क्या है, आप और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नीड किस चीज़ की है, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ कि स्पेशल रेजोल्यूशन का, जैसे हम क्लास के अंदर वोटिंग करते हैं मॉनिटर के लिए कि कौन बच्चा मॉनिटर बनेगा, वोटिंग जिसके अंदर वोटिंग ज़्यादा होगी वही हम मॉनिटर बना देते हैं। बट कंपनी के अंदर 100 में से अगर 75% एक तरफ आते हैं तो उस मीन्स की 3/3 हिस्सा जो एक तरफ आ जाता है तो उसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 50-50 होता है उस चीज़ का तो उसे बोलते हैं जनरल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मीन्स कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 100 मेंबर भी है, 100 में से 75 एक तरफ होनी चाहिए, मतलब 75 की बात एक होनी चाहिए, 25 कोई और डिफरेंट बात करते तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगा एंड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन द रिटर्न चेंजेस इन नेम। ये कहते हैं कि और साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी।
स्पेशल रेजुलेशन से काम नहीं चलने वाला, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि आपको कंपनी का नाम चेंज करना है। ठीक है, फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस बात से अगर सहमत होती है तो वो पावर किसको देने वाली है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, क्योंकि उसी रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिखा हुआ, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसी के अंदर आपको चेंज करवाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसको देने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देने वाली है हमारे रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को। सीधी पावर किसके पास जाने वाली है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को, कि आप की पावर फॉर चेंज द नेम ऑफ द डेलीगेट टू, मीन्स कि आपको नेम चेंज करने के लिए आपके पास पावर को डेलीगेट कर दिया गया है। डेलीगेट मीन्स कि आपके पास पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। देन फिर क्या होने वाला है, सेंड द रिटर्न स्टेटमेंट, आपको क्या फिर करना पड़ेगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट को भेजना पड़ेगा, किसके पास, किस लिए, फॉर अल्ट्रेशन के लिए, और साथ में क्या देना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन की कॉपी देनी पड़ेगी, साथ में कॉपी ऑफ अ कंपनी की कॉपी देनी पड़ेगी, और प्लस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स कि आपको ये अल्ट्रेशन के लिए जो आपने एप्लीकेशन ली थी वो, साथ में रेजुलेशन प्लस मेमोरेंडम जो आपको ऑलरेडी जो बना हुआ था उसकी कॉपी बोल रहे हैं। ठीक है, और अल्ट्रेशन की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर सबमिट करवानी पड़ेगी। देन आपकी क्या है, आपकी नाम के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है भाई, पहले तो क्या था कि सिंपल रेजुलेशन पास करना है, परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक ऐसा भी होता है कि गलती से हो जाना, राइट, रेक्टिफिकेशन बाय ओमिशन इन नेम, मीन्स कि आपका जो नाम है गलती से गलत हो जाते हैं, रेक्टिफिकेशन करवाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि बाय द ओवरसाइट एंड बाय द मिस्टेक, कई बार क्या है गलती से आपका नाम गलत हो जाता है। जैसे कि मैं अगर इसका लाइव एग्जांपल दूं, फिलहाल अभी एक स्टूडेंट का नाम जो क्या है रजिस्टर के अंदर, उसके पीछे कुमार लगाना था। ठीक है, कुमार की जगह कुछ नहीं लगाया मैंने, क्या है फिर सिंपल नेम लिख दिया उस बच्चे का। तो उस कुमार को लगाने के लिए बाय मिस्टेक हुई है ना, ठीक है, किसी ने जानबूझ के तो नहीं की ना, तो उसके नाम के लिए मुझे वापस प्रोसीडर करना पड़ा था। इसी तरह से कंपनी के अंदर होता है, जब बाय मिस्टेक हो जाती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, मीन्स कि 50-50% का रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, कि 50% पर्सन इस तरह वोट करे, 50% पर्सन इस तरह वोट करे, इसमें स्पेशल रेजुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि गेट अ रिटर्न प्रायर परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, ये कहते हैं कि उसको करने से पहले आपको पहले रजिस्ट्रार के पास परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरा गलती से ऐसे नाम गलत हो गया है, अब मैं उसको ठीक करवाना चाहता हूँ। तो वो परमिशन आपको कहाँ से लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी से। इसमें एक ये बात बहुत खास है कि ना तो इसके अंदर स्पेशल रेजुलेशन पास कराना पड़ता, ना ही इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई काम गलती से हो जाता है तो इसके अंदर क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई किसी ने गलती से जानबूझकर किया है तो उसे क्या है, ज़रूर परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल रेजुलेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की परमिशन लेनी पड़ी थी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात थी नेम को चेंज करने के लिए। एक तो ये था कि गलती से हुआ है और दूसरा जानबूझ के किए। अब पढ़ते हैं कि अल्ट्रेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, मीन्स कि अगर किसी को अपना नाम चेंज करवाना है, मीन्स कि पता चेंज करवाना है, तो क्या होगा, चेंजेस कैसे हो सकते हैं, फॉर वन प्लेस टू अदर इन सेम सिटी, मीन्स कि आपकी सिटी सेम। अगर मैं एग्जांपल दूं, जयपुर के अंदर क्या है, अगर राजस्थान के अंदर अगर मैं कहूँ अलवर से अलवर सिटी टू सिटी करना है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। अगर कहें फ्रॉम वन टाउन टू अदर इन अ सेम सिटी, सेम स्टेट के अंदर, एक ही टाउन के अंदर, दैट मीन्स राजस्थान के अंदर अलवर से क्या है जैसलमेर, तो इन दोनों के अंदर ट्रांसफर किया जाए, जगह की बात की जा रही है। और कहते हैं कि फ्रॉम स्टेट टू अदर स्टेट, अगर मैं कहूँ राजस्थान से पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो क्या प्रोसेस अपनाई होगी। सबसे पहले कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट पास है रेजुलेशन टू दैट इफेक्ट एंड गिव न्यू एड्रेस ऑफ इट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कहते हैं कि आपको अगर सेम सिटी टू सिटी जाना है, टाउन टू टाउन जाना है, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक रेजुलेशन पास होगा। उस रेजुलेशन के दौरान आपको रजिस्टर ऑफिस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपका एड्रेस देना पड़ेगा विद इन अ
30 डेज, ठीक है। 30 डेज के अंदर आपको एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं। अगर बात की जाए टाउन टू टाउन की बात, ये कहते हैं कि टाउन टू टाउन के अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाउन है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर गेट द कंफर्मेशन विच शैल बी मैंडेटरी फॉर सच चेंजेस। उसे कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। कहते हैं कि आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन एप्लीकेशन, कंफर्मेशन रिसीव होने के बाद, मीन्स कि आप एक्चुअल में वहाँ जाना चाहती हो, मीन्स कि एक्चुअल में आपकी क्या है, स्टेट टू सिटी टू सिटी के अंदर आप क्या है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को चेंज करना चाहते हो, शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर चेंजेस द एड्रेस। ये कहते हैं कि आपकी कंफर्मेशन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो एप्लीकेशन आपके रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ मैं एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात की जाए स्टेट टू स्टेट, राजस्थान से लेके पंजाब के अंदर हम जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेना पड़ेगा, राइट। और उसके लेने के बाद क्या करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी पॉइंट्स, मीन्स कि आपको ये चेक करेगी कि आपका, अगर आप अपने जगह को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो तो इसका कारण क्या है, कहीं आप मेंबर्स की इंटरेस्ट का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, मीन्स कि किसी की पर्सन की फीलिंग को हर्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हर्ट कर रहे हैं तो किसी भी तरह की परमिशन नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हर्ट नहीं कर रहे हैं मीन्स कि आपको आपने सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है, सबके जिम्मेदारी के साथ आपने सारा काम किया है, तो आपको परमिशन देगी कि दे देगी कि आप अपना नाम अपनी जगह चेंज कर लीजिए, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी सिचुएशन, कैसे आपकी जो क्या है आपके प्लेस का नाम रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर से चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अल्ट्रेशन इन अ ऑब्जेक्ट क्लास। अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बात की जाए कि आपका ऑब्जेक्ट चेंज क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसका प्रॉपर रीज़न बताना होगा कि आपके अल्ट्रेशन किस कारण से हो रहा है। कहते हैं कि एक्सट्रीमली डिफरेंट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट बिकॉज द स्ट्रिक्टली लिमिटेशन ऑन द सच अल्ट्रेशन। ये कहते हैं कि बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड है ये ऑब्जेक्ट। अगर किसी हार्ड है ये क्लास की, अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना है, बिकॉज इसके अंदर पूरी तरह से कठोर नियम बनाए गए हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अल्ट्रेशन कैन बी अनेबल द कंपनी, ये कहते हैं कि कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकल और मोर इफिशिएंटली। ये कहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ज़्यादा इकोनॉमिकली और ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से करना चाहते हैं, मतलब और एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए अल्ट्रेशन थोड़ी सी ईजिली हो सकती है। एनलार्ज और चेंज द लोकल एरिया ऑफ द ऑपरेशन। ये कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस के एरिया को आप क्या है पहले छोटे लेवल पे करते थे, अब फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, अब क्या है इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। जैसे कि अब रिटेलर पहले सिंपल था, स्टेट लेवल पे था, फिर नेशनल लेवल पे है, अब क्या है इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो क्या है आपके लोकल एरिया ऑपरेशंस को आप इंक्रीज करना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपका ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आप अल्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट कहते हैं कि टू कैरी ऑन सम बिजनेस विच कैन बी एडवर्सली कंबाइंड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि ऐसे बिजनेस जो कि क्या है आपके एक ऐसे स्टेट के अंदर है, मान लो कि आपके राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद क्या है हरियाणा के अंदर किसी गुड़गांव सिटी के अंदर है, ठीक है, और फिर मैं मानता हूँ कि पंजाब के अंदर धुरी में है, ठीक है। तीनों जगह क्या है आपका क्या बिजनेस है, आप उनको कंबाइन करके किसी नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या है बिजनेस की ऑब्जेक्टिव के लिए अल्ट्रेशन मिल सकती है। नेक्स्ट कहते हैं कि टू अल्गमेट द कंपनी। अब अल्गमेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है उसे बोलते हैं हम अमलगमेशन, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आपको क्या है एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स कि आपको क्या है एक 75% मेंबर क्या है आपकी वोटिंग राइट होनी चाहिए, ठीक है। देन आप क्या है इसके अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं। एक जनरल मीटिंग के अंदर आपको क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट किया जाएगा कि कहीं आप अपने डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स या फिर अदर पर्सनस का इंटरेस्ट
इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। मीन्स आपने जो मेमोरेंडम में लिखा था आपने वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया या नहीं कर दिया। आपने इंटरेस्ट की, आपका जो मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है, किसी को आपने किसी के फीलिंग को हार्ट तो नहीं किया है। अगर किया है तो आपको किसी भी तरह की परमिशन नहीं देने वाले। अगर नहीं किया तो आगे थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे। थर्ड क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन में क्या कहते हैं कि एक सर्टिफाइड कॉपी जो है ना किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट जो परमिशन दी है उस चीज़ की आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी के अंदर आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। किसके साथ? अलोंग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन प्लस जो प्रिंटेड कॉपी है जो आपने अल्टर्ड करवानी है मेमोरेंडम, उसकी आपको कहाँ भेजनी पड़ेगी? रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी के अंदर भेजनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आपने भेज दी है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर वो कॉपी नहीं भेजी है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, तो क्या होगा कि उसके ऊपर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और क्या है, आपकी जो परमिशन लेनी थी आपको वो एक्सपायरी हो जाएगी। आफ्टर द 3 मंथ आपको फिर दोबारा से क्या है, प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट दो क्लासेस रह गए हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। कहते हैं कि अल्ट्रेशन इन लायबिलिटी क्लासेस। ये कहते हैं कि अगर आपको लायबिलिटी के अंदर चेंजेस करवानी है तो क्या होगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रूल क्या है कि एक पब्लिक कंपनी का लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, राइट। तो लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है उसको अगर अनलिमिटेड करना है तो नॉर्मल सी बात है, जो मैंने 3 रूल बताए थे कि 3 रिस्ट्रिक्शन अगर आप क्या है तोड़ देते हो तो उसके कारण भी अनलिमिटेड हो जाती है। और दूसरा, अगर आपको अनलिमिटेड कराने तो आपको क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर आपके अल्टर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि अगर कोई पर्सन या फिर डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी लायबिलिटी को अनलिमिटेड करना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि अल्ट्रेशन इन अ कैपिटल क्लासेस। कैपिटल क्लासेस के अंदर क्या है, आप चेंजेस करवाना चाहते हो। दैट मीन्स कि नॉर्मली जो क्या है कैपिटल क्लासेस के अंदर चेंजेस नहीं होते मेमोरेंडम में, क्योंकि जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दी जाती है वो स्पेसिफाइड ही रहती है। ठीक है, बट आप फिर भी करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्रोविजंस के रिगार्डिंग, कि जो मैं प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अलग प्रोविजंस बनाना चाहता हूँ, अलग प्रोविजन अडोप्ट करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर क्या आपको क्या क्या चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। एक तो आप अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक अपनी शेयर कैपिटल को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और एक अपनी शेयर कैपिटल को एक नया स्ट्रक्चर दे सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कि जो शेप है उसको किसी और के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल के बारे में, कि आप अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं। मैंने यहाँ पे 10 लाख का एग्जांपल लिया था। अब मैं मान लो कि 10 लाख से वो 15 लाख करना चाहता है, तो 15 लाख का क्या है कि उसे क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डिनरली रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मीन्स की 50-50% वोटिंग का एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वोटिंग देनी पड़ेगी, और उस हमारी जनरल मीटिंग के अंदर वो भी। ठीक है, और उसके बाद हमें नोटिस देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा हमारे रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के पास होने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ये बात बतानी होगी। इफ एनी डिफॉल्ट इज फीलिंग सच एज द इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार देन द डिफॉल्टी पर्सन कैन फाइन। ये कहते हैं कि अगर 30 दिनों के अंदर अंदर मान लो कि उसने फिल कर दिया, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जिसके कारण क्या है मेमोरेंडम जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस वहाँ उसे क्या है कुछ गलत पाल दिया जाता है कि ये पर्सन क्या है अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट क्या है का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसके प्रति उसकी एक तो पहली बात तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, और दूसरा उस डिफ़ॉल्टी पर्सन को फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फ़ाइन कहाँ से हो सकता है, 1,000 पर दिन के हिसाब से लेके 5 लाख तक की हो सकती है। विच एवर इज लेस का मतलब है कि मान लो कि उसे 30 दिन हो चुके हैं इस बात को डिफ़ॉल्टी घोषित हुए, तो 30 दिनों के हिसाब से 1,000 के पर डे का हिसाब से लगाए तो 30,000 रुपये हो गए, और एक 5 लाख। विच एवर इज लेस का मतलब होता है कि इनमें से कम ये है, तो इसे ये टैक्स लाइबिलिटी ये जो लाइबिलिटी है, जो ये अमाउंट है जो फाइन है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात की जाए हमारी रिड्यूस की, तो रिड्यूस के अंदर आपको सिर्फ केवल एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, और उसकी क्या है आपको कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज दैट
रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ द शेयर कैपिटल की बात की जाए, मीन्स कि आप अपने शेयर कैपिटल को कोई नया रूप देना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल है, उसे आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टॉक के अंदर, तो भी वो भी कर सकते हो, या फिर स्टॉक से फुल्ली पेड अप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, शेयर्स पता होगा कि एक कैपिटल का बड़ा सा अमाउंट जब उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, शेयर्स कहते हैं, राइट। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर बड़े पार्ट को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रीऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि उसकी शेप को चेंज करना, ठीक है। ये जो चैप्टर हो गया बिल्कुल फिनिश। आई होप आपको पूरा चैप्टर आ गया होगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी भी तरह की दिक्कत रहती है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, और यहाँ सेवन्थ चैप्टर में से आता है डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके नोट्स लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर लेना इन नोट्स की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। Goodbye.